पीपीटी सभी कुछ हो रहा है? यस सर। ठीक है, अभी देखो हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है, अगर आप देखोगे लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं। पैटर्न जो है चेंज हो गया है। वैसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन लिखा है उसके साथ 4 ऑप्शन दिए हैं। उतने आसान क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में नहीं आ रहे हैं, तो मैंने इसी वजह से कुछ एमसीक्यू बनाए हुए हैं जो कि आपके इग्नू नोट्स पे बेस्ड हैं, और कुछ टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए उसको कवर करेंगे। और साथ साथ उससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं पॉसिबल क्वेश्चन, उसको मैंने मॉडिफाई करके डाला हुआ है, सो दैट कि आप वो जो पैटर्न है क्वेश्चन का उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि पीवाईक्यू आप जब सॉल्व करते हैं तो पीवाईक्यू में जो है आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं जितना प्रैक्टिस करोगे। बट जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, अभी क्वेश्चन लेंदी आते हैं, सो हमको उसके उसके हिसाब से आपको तैयार करना होगा। तो अभी कुछ जितने भी क्वेश्चन मैं एमसीक्यू कराऊंगा, ओके, उनको मैंने लेंदी बनाया हुआ है, सो दैट कि आप उनको प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, और कम से कम टाइम में उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, सो दैट आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अभी जो पीवाईक्यू का पैटर्न था पुराना, वो तो बदल गया है, चेंज हो गया है। सो वी हैव टू लुक एट दिस एग्जाम इन अ डिफरेंट वे। तो जो पैटर्न अभी करंट टाइम का है उसको देखते हुए हम लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। तो कुछ टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा जो कि हमारे सिलेबस में है ही ऑलरेडी, बट कुछ टॉपिक जो कि इग्नू नोट से मैंने कंपाइल किए हैं उनको भी आप लोगों को शेयर करता रहूँगा, सो दैट कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाए एग्ज़ाम के लिए, और कम से कम आपको बाहर से पढ़ना पड़े। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सोशल केस वर्क की कुछ डेफिनेशन की। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अजम्पशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो उसको पढ़ लेंगे पहले। सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन दिया देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल केस वर्क? एनीवन? सोशल केस वर्क क्या है बताइए। हेलो, मैं आई। यस यस प्लीज़। सर, सोशल वर्क एक ऐसा मेथड है, प्राइमरी मेथड है, जिसके थ्रू हम इंडिविजुअल के साथ डील करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग जितने भी ये सोशल वर्क में मेथड पढ़ रहे होते हैं, 3 आपके प्राइमरी मेथड होते हैं और 3 सेकेंडरी मेथड होते हैं। ओके, प्राइमरी मेथड को हम डायरेक्ट मेथड ही बोलते हैं, और सेकेंडरी मेथड इसको सेकेंडरी को इनडायरेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं और डायरेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो डायरेक्ट मेथड होते हैं यहाँ पर सोशल वर्कर डायरेक्ट इंटरवीन करता है, और यहाँ पर जो सेकेंडरी मेथड है वहाँ पर सोशल वर्कर इनडायरेक्टली इंटरवीन करेगा। ओके, तो ये प्राइमरी 3 मेथड कौन कौन से हैं? एक तो हमारा सोशल केस वर्क हो गया, दूसरा सोशल ग्रुप वर्क, और तीसरा बताइए। ठीक है, और दूसरे जो 3 सेकेंडरी मेथड है इनमें कौन कौन से आएंगे? सोशल एक्शन, ठीक है, सोशल एक्शन हो गया, सोशल वर्क रिसर्च हो गया, और सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, ये 3 हमारे मेथड हो गए। तो ये एग्ज़ाम में कभी कभी एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, तो पता रहना चाहिए कि कौन कौन से मेथड प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और किसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तो पहला जो मेथड है हमारा सोशल केस वर्क, वो हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो सही, जैसे आपने बताया कि सोशल केस वर्क का मतलब होता है जहाँ पर हम इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम को डील कर रहे होते हैं एज ए सोशल वर्कर, जहाँ पर हमारा फोकस होता है इंडिविजुअल को लेकर के। एक सोशल वर्कर है और एक क्लाइंट है। क्लाइंट बोल सकते हैं, बेनिफिशियरी बोल सकते हैं, हेल्प सीकर बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं वो हमारा सोशल केस वर्क होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम को डील करने वाले हैं या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो वो मेथड हमारा सोशल केस वर्क कहलाता है। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दी गई हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला डेफिनेशन जो कि गॉर्डन हैमिल्टन के द्वारा दिया गया कि सोशल केस वर्क क्या है, इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ डूइंग डिफरेंट थिंग्स फॉर विद द डिफरेंट पीपल बाई कोऑपरेटिंग विद दैम टू अचीव एट वन एंड द सेम टाइम देयर वन एंड सोसाइटी बेटरमेंट। इसका मतलब क्या है? ये जो डेफिनेशन है इसका फोकस किस पर है? दैट इज़ फोकस ऑन द इंडिविजुअल सपोर्ट, और साथ ही साथ सोसाइटल बेटरमेंट की बात कर रहे हैं तो फॉर द कोलेबोरेशन। ओके, इसका मतलब है कि सोशल वर्कर जो है एक पर्सनल असिस्टेंस तो देगा ही देगा, हेल्प करेगा विद द डिफरेंट पीपल, जैसे कि यहाँ लिखा है आर्ट ऑफ डूइंग डिफरेंट थिंग्स फॉर द विद द डिफरेंट पीपल। सो यहाँ सोशल वर्कर जो है दैट इज़ फोकस ऑन द इंडिविजुअल सपोर्ट, पर्सनल सपोर्ट देगा ही देगा, साथ साथ उनकी जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जो भी यूनिक प्रॉब्लम है, हर एक व्यक्ति की डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, और साथ ही साथ कोशिश करेगा कि जो इंटरवेंशन है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल सोसाइटी को बेटर बनाए, सोसाइटल बेटरमेंट के लिए।
क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे व्यक्ति जिनके पास घर नहीं है, होमलेस पीपल हैं, गरीब लोग हैं, ओके, तो सोशल वर्कर उनको हेल्प कर सकता है जॉब प्रोवाइड करने में, ठीक है, उनको शेल्टर प्रोवाइड करने में, बेस्ड ऑन देयर नीड, उनकी जो भी नीड है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके बेसिस पे। इससे क्या होगा कि जो बेघर की प्रॉब्लम है वो भी कम होगी, साथ साथ लोगों को नौकरी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल सोसाइटी को बेनिफिट होगा। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्किंग विद द डिफरेंट पीपल फॉर कोऑपरेटिंग विद दैम एंड अचीविंग एट वन एंड सेम टाइम देयर वन एंड सोसाइटल बेटरमेंट। खुद की तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व होगी, साथ साथ सोसाइटल बेटरमेंट के लिए भी काम कर पाएंगे। सो दिस इज द मैथड। सेकंड है मैनेजमेंट के द्वारा डेफिनेशन दी गई, दैट इज सोशल केस वर्क कंसिस्ट। अच्छा, पहले वाला डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। ओके। दूसरा डेफिनेशन में यहाँ पर मैनेजमेंट की डेफिनेशन है कि सोशल केस वर्क कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसेस। यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि जो है सोशल केस वर्क में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं विच डेवलप पर्सनालिटी, जिसके माध्यम से हम इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलप कर पाते हैं थ्रू दी एडजस्टमेंट। ओके, इसका मतलब यहाँ पर हमारा फोकस जो हो रहा है इस डेफिनेशन में, दैट इज द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, किसके माध्यम से? थ्रू दी सोशल एडजस्टमेंट। आगे लिखते हैं कि कॉन्सियसली अफेक्ट इंडिविजुअल्स बाय इंडिविजुअल्स बिटवीन मैन एंड देयर सोशल इन्वायरमेंट। उनका जो आसपास का इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, उसको बेहतर करना। इसका मतलब है कि यहाँ पर सोशल वर्कर हेल्प करेगा इंडिविजुअल को सो दैट दे कैन अडॉप्ट देयर इन्वायरमेंट, जो भी सराउंडिंग है, जिसको हम नेबरहुड बोलते हैं या सराउंडिंग्स बोल सकते हैं, उसको अडॉप्ट करना, साथ ही साथ वर्क करना उन सभी इंडिविजुअल के साथ सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर इन्वायरमेंट बाय देम। अपने खुद के हिसाब से वो अपने हिसाब के आसपास के इन्वायरमेंट को एडजस्ट कर पाएँ या उसको बदल पाएँ, चेंज कर पाएँ। सो द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी थ्रू द एडजस्टमेंट बाय द सोशल एडजस्टमेंट। ओके जी, फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट है स्कूल ड्रॉप आउट, ठीक है, तो सोशल वर्कर इन सभी स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, ठीक है, उनका जो भी इंटरेस्ट हो सकता है, स्कूल ड्रॉप आउट किए हैं उसको कारण को जानना, उनका खुद का क्या इंटरेस्ट है, क्या करना चाहते हैं उसको देखना, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ठीक है। इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल की ग्रोथ तो होगी, साथ साथ में इंडिविजुअल ग्रोथ या बोल सकते हैं इंडिविजुअल पर्सनालिटी बनेगी, और साथ ही साथ जो एजुकेशनल गैप है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्कूल ड्रॉप आउट की, तो ये एजुकेशनल गैप है उसको भी हम फुलफिल कर पाएंगे एज ए सोसाइटी इन अ कम्युनिटी। सो दिस एग्जाम्पल कैन बी फिट इन दिस डेफिनेशन। तो ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। इसलिए यहाँ पर लिखा है आगे फर्दर कि दिस इज द आर्ट एंड साइंस बोथ of resolving individual problem in a social area for individuals and society are interdependent and social force influence behavior and the attitude of individual। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि सोशल वर्क आपका आर्ट भी है, कला है, एक स्किल या मेथड, और दूसरी जो साइंस का मतलब हम लोग पढ़ ही रहे हैं, एक मेथड है, इसके माध्यम से हम एक साइंटिफिक तरीके से लोगों की समस्याओं को एड्रेस कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं इन अ सोशल एरिया। ओके, और इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों इंटरडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो सोसाइटी बनती किससे? इंडिविजुअल से, और कोई भी इंडिविजुअल अकेला नहीं रहता है, कोई भी व्यक्ति आइसोलेशन में नहीं रहता है, वो सोसाइटी का पार्ट है, तो वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है। सोसाइटी में फैमिली है, नेबरहुड है, कम्युनिटी है, फ्रेंड सर्कल है, कोवर्कर हैं, ये सभी हमारी सोसाइटी होते हैं। तो हर एक व्यक्ति जो है इनसे इन्फ्लुएंस होता है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एटीट्यूड है, वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है। तो दोनों सोसाइटी और इंडिविजुअल्स, अब चूँकि इंडिविजुअल मिल करके सोसाइटी बनाते हैं, तो आपस में वो इंटरकनेक्टेड हैं। दैट इज मेंशन हियर कि जो है सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट एंड सोशल फोर्स इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर एंड एटीट्यूड। जो मैंने बताया कि सोशल जो फोर्सेस हैं, अब सोशल फोर्स में सब कुछ आता है, फैमिली भी आ जाएगी, आपके फ्रेंड सर्कल आ गए, आपके टीचर हैं, आपके जो कलीग हो गए जहाँ पर आप काम करते हैं, और जो भी आपका उसका एनवायरनमेंट है, वो सभी के सभी फैक्टर्स आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और बदलाव भी करते हैं आपके बिहेवियर को, एटीट्यूड को, पर्सनालिटी को। क्लियर? तो ये दो डेफिनेशन सोशल केस वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है।
बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ बेसिक एजम्पशंस दिए हैं सोशल केस वर्क के, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यहाँ पर कुछ 6 एजम्पशंस जो कि हैमिल्टन के द्वारा दी गई हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन की है। इसको आप एक बार पढ़िए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मौलिक, हिंदी में यहाँ पर लिखा है मौलिक मान्यताएं। क्या क्या मान्यताएं होती हैं सोशल केस वर्क में? ओके, एक एक करके अंडरस्टैंड करते। पहला लिखा है कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, ये हिंदी में सही एक्सप्लेनेशन है ना? एक बार देख लो। हाँ ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो इंडिविजुअल कोई क्लाइंट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या सोशल वर्कर हो गया। ठीक है, सॉरी। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि आपस में निर्भर है एक दूसरे पे। इस प्रकार का साइन बना सकते हैं हम कि इंडिविजुअल भी अकेले नहीं रह सकता है, और सोसाइटी जो है अपने आप नहीं बन जाती है। सोसाइटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल से मिलकर बनी होती है, और इंडिविजुअल्स भी सोसाइटी के माध्यम से ही बनता है। ठीक है, तो ये आपका इंटरडिपेंडेंट हो गया। और कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक भी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति जो है आइसोलेशन में रहता नहीं है, वैक्यूम में नहीं रहता है। वो कहीं ना कहीं आसपास के जो सराउंडिंग है, जो सोसाइटी है, जैसे फैमिली हो गया, ओके, फ्रेंड सर्किल हो गया, और बाकी लोग हो गए, वो कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर को, उसके पर्सनालिटी को, उसके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं, या बदलते हैं, या अफेक्ट करते हैं। ओके, इसी प्रकार से जो हेल्दी सोसाइटी होती है वो बनती कैसे है? इंडिविजुअल से। ठीक है, अगर मान लीजिए समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल लोग होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि वो सोसाइटी जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी होती है। तो वो क्यों हम बोल पाए? क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअल्स जो थे वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अगर क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर ड्रग एडिक्टेड लोग हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो सोसाइटी, वो कम्युनिटी ड्रग एडिक्टेड लोगों की है। तो सोसाइटी बनती कैसी है? लोगों से। और लोग जो है निर्माण होते हैं, या लोगों का जो स्वभाव होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, उनकी जो ओवरऑल वेलबींग होती है, वो इन्फ्लुएंस होती है सोसाइटी से। तो इस प्रकार से दोनों आपस में निर्भर हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं एक दूसरे के। पहला क्लियर है? यस सर। ठीक है, दूसरा लिखा है कि वेरियस फैक्टर ऑपरेटिव इन सोसाइटी इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, वो हमेशा व्यक्ति के व्यवहार पे, बिहेवियर पे, और उसका एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है। तो बहुत प्रकार के फैक्टर्स जो हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली बैकग्राउंड हो गया। 2 बच्चे जिनका फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, उनका बिहेवियर, उनका व्यवहार, उनकी पर्सनालिटी भी डिफरेंट हो सकती है। आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया, जिससे जो है कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर को या ह्यूमन एटीट्यूड को बदलाव आता है, चेंज हो सकता है, या इन्फ्लुएंस हो सकता है। आर्थिक स्थिति, फैमिली बैकग्राउंड, शिक्षा, एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसी प्रकार से कल्चर हो गया। 2 डिफरेंट कल्चर में रहने वाले लोग का जो स्वभाव, बिहेवियर, उनका पर्सनालिटी डिफरेंट हो सकता है। तो ये मल्टीपल फैक्टर होते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन अ सोसाइटी, जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन एटीट्यूड को, या पर्सनालिटी को डिफरेंट तरीके से हम उसको देख सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे छोटा बच्चा है, तो अगर उनके पेरेंट्स जो आपस में हम लड़ते झगड़ते हैं, किसी प्रकार से कन्फ्लिक्ट करते हैं, ठीक है, घर का माहौल बहुत ही अच्छा नहीं है, अब्यूजिव इन्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर बहुत ही एक अग्रेसिव नेचर, अग्रेसिव बिहेवियर डेवलप हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है, तो उस फैमिली की जो फैमिली डायनेमिक्स है, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि बच्चे का जो व्यवहार है, वो बच्चे का जो स्वभाव है, नेचर इस प्रकार का क्यों हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स के बीच में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट रहता होगा, एक अब्यूजिव इन्वायरमेंट रहता होगा फैमिली के अंदर, इसी वजह से उसके अंदर भी एक अग्रेसिव बिहेवियर डेवलप हुआ। तो जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं बच्चे के स्वभाव पर, उसके बिहेवियर पर, उसके एटीट्यूड पर प्रभाव डाल रहा है। इसी प्रकार से इकोनॉमिक स्थिति, ओके, एक मिडिल क्लास फैमिली में जो है अगर बच्चों की परवरिश होती है, एक एलीट क्लास में और एक गरीब फैमिली के अंदर,
तो उनका जो है वो आर्थिक स्थिति भी कहीं न कहीं व्यक्ति के व्यवहार पर, उसके एटीट्यूड पर, उसके पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट करता है। ओके, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं सोसाइटी के जो कि कहीं न कहीं व्यक्ति के व्यवहार में, उसके बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में बदलाव करते हैं या उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो वेरियस फैक्टर ऑपरेट इन अ सोसाइटी इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। नेक्स्ट है सम प्रॉब्लम्स आर साइकोलॉजिकल एंड सम आर इंटरपर्सनल इन नेचर। कुछ समस्याएं जो साइकोलॉजिकल होती हैं और कुछ होती हैं इंटरपर्सनल। साइकोलॉजिकल का मतलब जैसे इंटरनल प्रॉब्लम, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ट्रॉमा है, पीटीएसडी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये क्या है? ये आंतरिक समस्या है, आंतरिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। और इंटरपर्सनल क्या हो सकती हैं? इंटरपर्सनल जैसे कन्फ्लिक्ट है, फैमिली के अंदर कन्फ्लिक्ट है, ओके। और क्या हो सकता है? अगर कहीं पर आप जॉब करते हैं तो वर्क प्लेस पर किसी प्रकार की कन्फ्लिक्ट होती है। डोमेस्टिक वायलेंस आपका एक इंटरपर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है। फैमिली कन्फ्लिक्ट है, ये सभी के सभी हमारे इंटरपर्सनल नेचर में कहलाएंगी। और जो साइकोलॉजिकल होती है वो इंटरनल या इंडिविजुअल इंटरनल साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं। तो एज ए सोशल वर्कर ये हम एक्नॉलेज करते हैं कि समस्याएं जो है, प्रॉब्लम्स जो होती हैं समाज के अंदर, वो कई प्रकार की हो सकती हैं। स्पेशली दो प्रकार की, एक तो इंटरनल हो सकती है जिसको हम आंतरिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, इश्यू बोल सकते हैं, जैसे कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, ये सभी। और जो इंटरपर्सनल नेचर की होती हैं जिसकी कि किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से कन्फ्लिक्ट हो सकती है, डिस्प्यूट हो सकता है, वायलेंस, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, ये हमारा इंटरपर्सनल नेचर का हो गया। सो एज ए सोशल वर्कर हम उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि द प्रॉब्लम्स कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन बी पॉसिबल। सो उसको हमको उस अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है, देन वी कैन हैंडल द सिचुएशन। नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ सोशल केस वर्क कॉन्शियस एंड द कंट्रोल रिलेशन आर एस्टैब्लिश फॉर अचीविंग द एम। एम का मतलब यहाँ पर है कि अब जो उद्देश्य है क्लाइंट और सोशल वर्कर के बीच में जो रिलेशन है, रिलेशन किस लिए बनाया गया? सो दैट कि जो क्लाइंट की प्रॉब्लम्स हैं उसको हम एड्रेस कर सकें। तो हमारा यहाँ पर एम वही है, हाउ वी कैन एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल्स, दिस इज द एम। यहाँ पे लिख रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ सोशल केस वर्क कंट्रोल रिलेशन। कंट्रोल रिलेशन का मतलब हुआ और एस्टैब्लिश, कि सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो है हम इंटरेक्ट करते हैं एज ए सोशल वर्कर इन द प्रोसेस ऑफ इनटेक, वी जस्ट स्टार्ट टॉकिंग विद द पीपल। जो रैपोर्ट बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, रैपोर्ट बिल्डिंग करना, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करना, ये सब इसलिए किया जाता है सो दैट कि जो क्लाइंट है वो अपनी बातें शेयर करे। अगर व्यक्ति सामने वाला कुछ बोलेगा ही नहीं, अगर डॉक्टर से पेशेंट अपनी कुछ बात बताएगा नहीं, प्रॉब्लम बताएगा नहीं, तो डॉक्टर कैसे उसको इलाज करेगा? सबसे पहले होता है बेहतर है कि रैपोर्ट बिल्डिंग करना, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करना, सो दैट कि क्लाइंट अपनी बात बोलना स्टार्ट करे, ठीक है। शेयर करेगा तभी सोशल वर्कर उसकी समस्याओं को समझ पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो एक बहुत ही प्रोफेशनल और कंट्रोल रिलेशन बनाना इम्पॉर्टेंट होता है, ओके, क्लियर। अब इसको कंट्रोल बोल सकते हैं या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर रिलेशन, गोल ओरिएंटेड रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारा फोकस पर्सनल रिलेशन पे नहीं होता है कि हमारा कोई आपसी पर्सनल रिलेशन बने, ठीक है। यहाँ पर फोकस होता है कि कैसे हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, उसको कैसे एम्पावर करें, उसको कैसे सपोर्ट करें। वो तभी पॉसिबल होगा जब रिलेशन गोल ओरिएंटेड होगा, जब वो बहुत ही स्ट्रक्चर रिलेशन होगा, प्रोफेशनल रिलेशन होगा। नेक्स्ट है सोशल केस वर्क इनेबल इंडिविजुअल्स टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम बाई चैनलाइजिंग हिज एनर्जी एंड कैपेसिटी पॉजिटिवली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर सोशल वर्कर दे प्रोवाइड सपोर्ट सो दैट पर्सन, उसके अंदर जो उसकी एनर्जी है बोल सकते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है वो जागृत हो पाए, उसको एम्पावर करना, आसान भाषा में बोले तो व्यक्ति को एम्पावर करना। उसको इस तरीके से हम हेल्प करेंगे कि वो एम्पावर हो पाए, अपनी समस्याओं को समझे, अंडरस्टैंड करे, और उसकी जो इनर स्ट्रेंथ है, इनर कैपेबिलिटी है, उसको भी यूटिलाइज करे, और उसके बाद जो भी रिसोर्सेस हैं उसको किस तरीके से यूज़ कर सकता है इफेक्टिव तरीके से, सो दैट कि अपनी समस्याओं को वो खुद सॉल्व कर पाए। सोशल वर्कर इनेबल इंडिविजुअल्स टू सॉल्व हिज आर प्रॉब्लम्स, उसकी खुद की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व करेगा बाई चैनलाइजिंग हिज एनर्जी, जो उसकी एनर्जी है, जो भी उसके पास इनर स्ट्रेंथ है, उसको यूज़ करके, एंड कैपेसिटी पॉजिटिवली, पॉजिटिव डायरेक्शन में उसकी कैपेसिटी, जो एनर्जी है, जो स्ट्रेंथ है, उसको यूटिलाइज करके उसके पास जो भी रिसोर्सेस हैं उसको इफेक्टिव तरीके से यूज़ करके अपनी समस्याओं को एड्रेस कर सकता है। सो दिस इज द 5th नंबर
क्लियर है ये चारों? Yes, sir. ओके। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक कोई महिला जो है बेरोज़गार है, कोई व्यक्ति बेरोज़गार है, तो ऑफ कोर्स अगर वो बेरोज़गार व्यक्ति होगा तो उसके अंदर कहीं न कहीं एक बोल सकते हैं बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम डेवलप रहती है, एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो, क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं है, जॉब नहीं है, तो कहीं न कहीं वो अनुभव करता है एक बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम। तो एज ए सोशल वर्कर हम किसी प्रकार के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से उसको अगर हम जॉब प्रोवाइड करा पाते हैं या किसी प्रकार का फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं, तो कहीं न कहीं वो दोबारा से कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकता है, गेन कर सकता है और उसकी जो स्किल है उसके पास नेचुरल, उसको यूटिलाइज़ कर सकता है और बेहतर एक रोज़गार प्राप्त कर सकता है। सो दिस एग्जाम्पल कैन बी फिट इन दिस फिफ्थ assumption. नेक्स्ट है सोशल केस वर्क प्रोवाइड एवरीवन इक्वल राइट टू प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के लिए सबको बराबर अधिकार प्रोवाइड कराता है। इट आल्सो प्रोवाइड हेल्प टू एवरी नीडी एंड डिसेबल्ड पर्सन। हर एक व्यक्ति चाहे वो डिसेबल्ड हो या नीडी पर्सन हो उसको हेल्प प्रोवाइड किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स वेरी इंक्लूसिव, कि जो सोशल केस वर्क है वो बहुत ही इंक्लूसिव है। इसका मतलब हुआ कि हम किसी प्रकार से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं व्हेन वी हेल्पिंग एनी इंडिविजुअल, ओके, दैट बेस्ड ऑन द कास्ट और द क्लास और रीजन और रिलीजन, जेंडर और डिसेबिलिटी, या किसी का बैकग्राउंड अलग है तो उसके बेसिस पे किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। सोशल केस वर्क इज अ मैटर दैट वेरी इंक्लूसिव। यहाँ पर हम फोकस करते हैं कैसे व्यक्ति के जो भी उसके अधिकार हैं, जो राइट हैं, उसको प्रोवाइड किया जा सके, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो बैरियर्स हैं, उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ओके, सो दैट के इंडिविजुअल की जो ग्रोथ है वो पॉसिबल हो पाए। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, तो एजुकेशन तो सभी को चाहिए, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो, रिलीजन कुछ भी हो। तो एजुकेशन की एडवोकेसी करना एज ए सोशल वर्कर सभी बच्चों के लिए। अगर इसमें कोई डिसेबल्ड बच्चा है तो उसकी स्पेसिफिक नीड अलग होगी, तो उसको अलग तरीके से हेल्प करना। तो बेसिकली इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना सभी को, सभी वर्ग को। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पॉइंट। ऑल 6 पॉइंट क्लियर? बताइए। बोलिए। बाकी लोगों को क्लियर है? बताइए जल्दी से। यस सर। ओके, तो ये आपको याद कर लेना है। वैसे आप इसको पढ़ोगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा। यहाँ पर पहला वाले में हमारा है जो इंटरडिपेंडेंट और कॉम्प्लीमेंट्री, सेकंड में कि किस प्रकार से सोसाइटी के जो बहुत फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को। नेक्स्ट है कि प्रॉब्लम कितने प्रकार की हो सकती है, एक आपका साइकोलॉजिकल है, एक इंटरपर्सनल हो सकती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जो रिलेशन है दैट शुड वेरी कंट्रोल, वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी प्रोफेशनल। तो की पॉइंट आपको याद करना है, पूरा तो याद नहीं कर पाओगे ऑफ कोर्स, तो जो की पॉइंट है हर एक में वो उसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट इसमें लिखा है हाँ कैपेसिटी बिल्डिंग, एनर्जी एम्पावर करना, और लास्ट में लिखा है इक्वल राइट। तो ये आपको की पॉइंट पकड़ लेना है हर एक में से और याद कर लेना है, ठीक है। बाकी चीज़ तो आप समझ जाओगे जब अगर आप ऑप्शन देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हैमिल्टन के हैं कि नहीं है, क्योंकि अभी दूसरा मैं अभी नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाऊँगा तो उससे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। सो याद करने के लिए आपको ये ऐसे करके याद कर लेना, ईजी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है फिलोसफिकल अजम्पशंस। ये यहाँ पर ग्रेस मैथ्यू के द्वारा दिए गए हैं कुछ सर्टेन अजम्पशंस, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है। एक बार इसको पढ़िए, देन आई विल एक्सप्लेन। ये सोशल केस वर्क के हमारे जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है उसको दिखाते हैं। ओके, पहला इसमें लिखा है कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ टू बी कंसिडर एज अ पर्सन विद डिग्निटी एंड वर्थ। इसका मतलब क्या है? देखिए, जितने भी व्यक्ति होंगे, हर एक व्यक्ति जो अलग होता है, बेसिस होता है, उसका बैकग्राउंड अलग हो सकता है और उसकी आर्थिक स्थिति अलग हो सकती है,
उसकी एबिलिटी, उसके पास जो स्ट्रेंथ है, स्किल से वो अलग हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट वो भी अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति, उसका जो बैकग्राउंड कुछ भी हो, रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड और आर्थिक स्थिति और द एबिलिटी और द स्ट्रेंथ और नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, ओके, एज ए सोशल वर्कर हमको उसको एज ए ह्यूमन ट्रीटमेंट ही ट्रीट करना है, ओके, विद रिस्पेक्ट, विद डिग्निटी। हर व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है, तो उस चीज़ को हमको ध्यान रखते हुए, उसको रिस्पेक्ट करते हुए एज ए सोशल वर्कर वी कैन वर्क विद इंडिविजुअल्स। भले ही उसका बैकग्राउंड कुछ हो, उसका आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उसका एबिलिटी कुछ भी हो, उसकी स्किल्स कुछ भी हो, या उसके पास नेगेटिव या पॉजिटिव स्ट्रेंथ कुछ भी हो, हम उस चीज़ को साइड में करते हुए, बहुत ही ह्यूमन ट्रीटमेंट करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए, उसकी जो गरिमा है उसको रिस्पेक्ट करते हुए काम करेंगे उसके साथ। तो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ टू बी कंसिडर विद अ डिग्निटी एंड विद अ वर्थ, ओके। सो वी शुड ट्रीट एवरीबडी, एवरी पर्सन, एवरी क्लाइंट विद एम्पैथी, एम्पैथी शो करना है ना, बहुत ही काइंडनेस, फेयरनेस, विद रिस्पेक्ट। वी हैव टू ट्रीट एवरीवन। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, पेशेंट कितने सारे जाते हैं उसके पास डेली, लेकिन वो बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से बात करता है, ओके। तो ये जो है एज ए सोशल वर्कर वी हैव टू आल्सो फॉलो। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इट्स गवर्न देयर इंटरेक्शन इन द सोशल ग्रुप। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर, एंड इट गवर्न देयर इंटरेक्शन इन दी सोशल ग्रुप। अब सोशल ग्रुप मतलब वही फैमिली है, फ्रेंड है, कम्युनिटी है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पे हम डिपेंडेंट भी होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। किस लिए? जैसे कि इमोशनल सपोर्ट कौन देता है? फैमिली। इकोनॉमिक सपोर्ट वो सभी इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर हम जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। सोशल सपोर्ट फैमिली है, आपका फ्रेंड सर्कल है। सो ह्यूमन बीइंग्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड दे आल्सो गवर्न देयर इंटरेक्शन इन सोशल ग्रुप। Second, third number, there is a common human needs for growth and development of individuals. And the existence of common need does not negate the uniqueness of individuals. Every individual is like all other human beings in some aspect and like no one other individuals. इसका मतलब देखिए क्या, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक इंडिविजुअल नीड तो होती ही होती है, एक कॉमन नीड भी होती है साथ साथ। सो एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन नीड डज नॉट नेगेट इंडिविजुअल यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब हुआ कि जैसे कि अगर बात करें बेसिक, जैसे गरीब लोग हैं तो उनकी बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये तो सभी की नीड है, ये जो नीड है ये कॉमन है, ठीक है। फूड है, शेल्टर है, एजुकेशन है, इमोशनल सपोर्ट है, सेफ्टी, ये क्या बेसिक नीड है, कॉमन नीड है, सभी की होती है। कुछ लोगों की कुछ यूनिक नीड भी होती है, तो उस चीज़ को हमको भी देखना है, उसको भी ध्यान रखना है। समबडी इज एक्सपीरियंसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके, तो वो नीड को भी हमको ध्यान में रखना है, ओके। जैसे एजुकेशन है, तो एजुकेशन नीड तो सभी बच्चों की है, लेकिन अगर कोई डिसेबल्ड है बच्चा, ठीक है, किसी प्रकार का, तो उसको अलग तरीके से हमको ट्रीट करना पड़ेगा, अलग तरीके से हेल्प करनी पड़ेगी, ओके। या किसी को किसी प्रकार की मेंटल एबनॉर्मलिटी किसी बच्चे को, ओके, लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया है, कुछ कई प्रकार का, तो हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं। एजुकेशन इज़ अ वेरी कॉमन नीड, बट एक इंडिविजुअल्स की, एक बच्चे की एक यूनिक नीड भी है, दैट शुड नॉट बी नेगेट। तो उस पर भी हमको फोकस करना है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Next, every individual has his within his the potential of growth for the growth and achievement, as she has a right to realization of this potential. From this it is follow that the people have to capacity to change. जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं पहले भी, कि देखिए ये एज ए सोशल वर्कर हमारा ये बिलीव होता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन जो होता है वो ग्रो कर सकता है, वो बदलाव कर सकता है, वो इवॉल्व हो सकता है, चेंज हो सकता है। उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अपने आप को ठीक करने के, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ स्किल्स, कुछ टैलेंट होता है, या कुछ उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं जिसके माध्यम से वो बदलाव कर सकता है अपने जीवन में, ठीक है। सो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है कि वो कुछ ना कुछ उसके अंदर स्ट्रेंथ ना हो। तो एज ए सोशल वर्कर हमको उस चीज़ फोकस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे यंग अडल्ट हैं जो कि ड्रग एडिक्टेड हैं, तो एज ए सोशल वर्कर अगर हम ये मान लें कि दिस द काइंड ऑफ परमानेंट फेलियर ऑफ सोसाइटी, कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब जितने भी यंग एडल्ट हैं वो सब ड्रग एडिक्टेड हैं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बदलाव की या चेंज की, तो ये नहीं मानना है। ये एजम्पशन से दिखाता है कि एज ए सोशल वर्कर वी हैव टू बिलीव दैट एवरीवन कैन ग्रो, एवरीबडी कैन चेंज।
तो ये जो प्रॉब्लम है ड्रग एडिक्शन की, दैट कैन बी आल्सो चेंज, इसको भी हम बदल सकते हैं अगर उनको प्रॉपर तरीके से हम रिहेबिलिटेट करें, उनको प्रॉपर काउंसलिंग दिया जाए, ठीक है, उनको स्किल ट्रेनिंग कराई जाए ताकि वो किसी प्रकार की जॉब में वर्क एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्शन कम हो सकता है। जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, तो इससे क्या होगा कि दोबारा से हम उन सभी यूथ को दोबारा से समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर रीइंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ को हमको यहाँ पर फोकस करना है एज ए सोशल वर्कर, दैट वी एवरीबडी हैव द पावर एंड एवरीबडी हैव द strength that they can change, they can improve their life and their circumstances around them. Clear? So the potential for growth and achievement, he or she has the right to realization of its potential. अपने पोटेंशियल को इस पर अधिकार होता है कि वो उसको रियलाइज करे, उसको समझ पाए, उसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो सोशल वर्कर, एज ए सोशल वर्कर हमको उस चीज़ को मौका देना है इंडिविजुअल्स को, सो दैट दे कैन रियलाइज कर सकें अपने पोटेंशियल को, अपनी एनर्जी को, पावर को, और चैनलाइज कर पाएँ। So this is the fourth number. Next, a society has the obligation to help those who don't have means for the realization of their potential. ये समाज की जिम्मेदारी है कि वो हेल्प करें उन सभी लोगों को जिनके पास मीन्स नहीं है, तरीके नहीं है अपने पोटेंशियल को रियलाइज कराने का, अपने उनके पास क्या पोटेंशियल है उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है कि उनको रिसोर्सेज दिए जाएँ उन सभी लोगों को, या गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए या ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए कि जिसके माध्यम से हम सपोर्ट कर पाएँ जिनके पास मीन्स नहीं है। अब मीन्स किसके पास नहीं होता है? जो गरीब होते हैं, जो वल्नरेबल है, ओके, जो वल्नरेबल सेक्शन है, अब उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास सोशल स्टेटस नहीं है उनके पास, तो ऐसे लोगों को डिफरेंट रिसोर्सेज के माध्यम से, डिफरेंट मीन्स के माध्यम से उनके पोटेंशियल को रियलाइज कराने के लिए सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि उसको इंश्योर करना। ओके, जैसे अब डिसेबल्ड लोग हैं तो सरकार की बहुत सारी प्रोग्राम, स्कीम्स बनाई जाती हैं, लॉ बनाए जाते हैं सो दैट कि उनको हेल्प किया जा सके, उनको मेडिकल केयर दिया जा सके, ठीक है, गवर्नमेंट असिस्टेंस देना, मेडिकल फैसिलिटी इंश्योर करना, हेल्थ केयर देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना जॉब के लिए। तो ये क्या है? ये एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दैट कि वो अच्छे तरीके से अपने जीवन यापन कर पाएँ, अपना फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाएँ। तो दीज आर द 5 assumptions, philosophical assumptions given by the Grace Matthew. Clear? Yes sir. शगारिका दास हाजिर, हाँ जी पूछिए। Sir, हाँ जी, सर आई हैव क्वेश्चन कि जो एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं वो कॉमन नीड में भी आ सकता है या फिर यूनिक नीड में ही वो आएगा? देखिए एजुकेशन तो सभी के लिए, इसलिए हमारा जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम चला था सर्व शिक्षा अभियान, कि एजुकेशन तो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन अभी इसमें होता है क्या है कि कॉमन नीड तो हो गई आपकी एजुकेशन, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको स्पेसिफिक नीड भी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल डिसलेक्सिया है किसी को, या कोई मेंटल एब्नॉर्मलिटी है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बच्चों को स्पेशल नीड के माध्यम से उनको स्पेसिफिक एजुकेशन दी जाती है कि वो उसको समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, सही तरीके से उनको ट्रेनिंग देना। सो क्योंकि सभी बच्चे तो आसान समझ सकते हैं, जैसे एजुकेशन है, अब जिस बच्चे को कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, तो उसको अगर हम उसी भीड़ में बैठा दें सभी बच्चों के साथ तो शायद वो नहीं समझ पाए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। तो उसकी स्पेशल नीड हुई बिकॉज ऑफ कि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, डिसेबल्ड है, इसलिए उसकी स्पेशल नीड आ गई है। अदरवाइज़ एजुकेशन जैसे कि शेल्टर है तो सबको घर चाहिए, जो गरीब लोग हैं, रोटी कपड़ा मकान ये सबको चाहिए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक नीड होती है इंडिविजुअल्स की जो कि बाकी लोगों से कॉमन नहीं होती हैं, बिकॉज हर एक व्यक्ति अलग होता है, विशेष होता है, यूनिक होता है। तो इस कारण बस कुछ नीड डिफरेंट हो सकती हैं या स्पेसिफिक हो सकती हैं। तो एजुकेशन को हम कॉमन नीड मानेंगे, लेकिन एजुकेशन में केस बन जाता है, मल्टीपल केस बन जाते हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया कि एक बच्चा जो है अब डिसेबल्ड है कोई, तो वो एक केस बन गया, तो उसके लिए एजुकेशन डिफरेंट तरीके से देना पड़ेगा उसको। जो रिसोर्सेस हैं, जो मटेरियल प्रोवाइड कराने पड़ेंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एजुकेशन उसको भी प्राप्त करना है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो ये फिलोसफिकल एजम्पशंस मैथ्यू के द्वारा दिए गए थे, और फर्स्ट वन जो हम लोग डिस्कस किया हैमिल्टन के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना ना, एग्जाम में आता है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन दिस टॉपिक और बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन, तो उसको आपको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। नाउ वी हैव द पैटर्न ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अभी आपको आसान डायरेक्टली 4 ऑप्शन नहीं देखेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ स्टेटमेंट होंगे और उसके साथ ऑप्शंस भी होंगे।
सो अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। क्या आंसर होगा, आंसर दीजिए। अभी हम लोग डिस्कस किए थे हैमिल्टन के द्वारा जो एजम्पशंस दिए गए हैं उसमें से सोशल केस वर्क के, तो कौन सा है जो कि बेस्ट डिफाइन करता है 4 ऑप्शन में से। अ प्रोसेस दैट फोकस ओनली द इंडिविजुअल, नेक्स्ट है सर आई थिंक सर द आर्ट ऑफ वर्किंग विद इंडिविजुअल टू अचीव गोल्स, ऑप्शन सी वाला होगा क्या? ठीक है। यस सर, मेरा भी वही ऐसी आप लोग सभी लोग ऑप्शन जो है चैट बॉक्स में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ, ठीक है। ये है, बी है, सी है, डी है, तो आप लोग उसमें लिखते जाइए। म्यूट कर लीजिए, नॉइस आ रहा है, प्लीज़ म्यूट करिए। सब लोग आंसर चैट बॉक्स में देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है कि सोशल केस वर्क के जो एजम्पशंस दिए गए हैमिल्टन के द्वारा उसमें से कौन सा बेस्ट डिफाइन करेगा। अ प्रोसेस दैट फोकस ओनली इंडिविजुअल्स। दूसरा लिखा है क्या, साइंटिफिक मेथड टू एनालाइज द सोशल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, सोशल केस वर्क का फोकस सोशल इंस्टीट्यूशंस को एनालाइज करना नहीं होता है। ऑफ कोर्स एक साइंटिफिक मेथड है, लेकिन दैट इज़ नॉट फोकस ओनली टू एनालाइज द सोशल इंस्टीट्यूशंस। वी आर लुकिंग एट द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को एनालाइज करना, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना। तीसरा लिखा है कि द आर्ट ऑफ वर्किंग विद इंडिविजुअल्स टू अचीव बोथ पर्सनल, जो मैंने बताया था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साथ साथ सोशल एडजस्टमेंट, सोसाइटल बेटरमेंट। और जो करेक्ट हो गया, 4th नंबर लिखा है मेथड ऑफ सोशल रिसर्च यूज्ड फॉर पॉलिसी डेवलपमेंट। तो ये नहीं है, उसके लिए हमारा सोशल रिसर्च वर्क मेथड है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ज़्यादा करेक्ट है, सो यू कैन मार्क ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? इसमें किसी कोई ऑप्शन में डाउट तो नहीं है? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following is not a basic assumptions of social case work given by the Hamilton? इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट। दूसरा लिखा है कि सोशल केस वर्क। आप लोग पढ़ लीजिए, पर आंसर दीजिए। ठीक है, आप मेंशन करिए और ये चैट बॉक्स में। सोशल केस वर्क प्रोवाइड सोल्यूशन विदाउट द इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन। लोगों की भागीदारी के बिना ही समाधान प्रोवाइड किया जाता है सोशल केस वर्कर के द्वारा। इज इट राइट? नेक्स्ट है सोशल फोर्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। जो मैं बात कर रहा था कि सोसाइटल जो फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर को, हमारे एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करती हैं या प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है कि सोशल केस वर्क हेल्प इंडिविजुअल्स चैनल देयर एनर्जी पॉजिटिवली। उनकी जो भी स्ट्रेंथ है, उनके पास जो एनर्जी है, जो उसको चैनलाइज करना पॉजिटिव वे में, सो दैट दे कैन यूटिलाइज देयर पोटेंशियल इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, तो ये तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो सेकंड वाला करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ लिख रहा है कि दैट विदाउट इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन तो हो ही नहीं सकता ना। यहाँ पर 2 ही लोग हैं, सोशल वर्कर है और क्लाइंट है, तो इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन तो होगा ही होगा। तो सेकंड विल बी राइट आंसर, बिकॉज क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट द नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कंसेप्ट और डिस्क्रिप्शन दिया है, उसका पेयर करना है आपको। सर हाँ जी,
हाँ सर, आप जो क्वेश्चन अभी दे रहे हैं वो तो आपका आप जब अपलोड करेंगे वो रहेगा ना वहाँ पे? ये क्वेश्चन तो मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, इसको बाद में अपलोड करूँगा मॉक टेस्ट में। अभी मॉक टेस्ट नहीं बनाई है तो मैंने पीपीटी में ऐड कर दिया है एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ। यहाँ पर आपको कंसेप्ट और डिस्क्रिप्शन में पेयर करना है, कौन सा सही पेयर है ऑप्शंस में चूज करिए। जो लोग भी आंसर मार्क कर रहे हैं सेकंड, सेकंड किसका है, सेकंड फर्स्ट का है, सेकंड का है, क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन भी लिखिए। देखिए इसमें पहला कंसेप्ट लिखा है कि इंडिविजुअल सोसाइटल रिलेशन, तो ये किसके साथ पेयर होगा, ये रिलेशन किसके साथ पेयर हो सकता है, इंडिविजुअल के साथ और सोसाइटी के साथ। जहाँ पर सोसाइटी और इंडिविजुअल आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं तभी रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री और इंटरडिपेंडेंट बन पाता है। ठीक है, तो देख लीजिए किस में लिखा है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंस ईच अदर, तो जो पहला वाला पेयर होगा थर्ड के साथ। बी देखिए, साइकोलॉजिकल एंड द इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, अभी हम डिस्कस किए कि व्यक्ति की दो प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं जो कि साइकोलॉजिकल होती हैं, इसको इंटरनल प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, पीटीएसडी और डिफरेंट काइंड ऑफ, और इंटरपर्सनल जो कि कन्फ्लिक्ट होती है, डोमेस्टिक वायलेंस केस है या हस्बैंड वाइफ का कन्फ्लिक्ट है या वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट है, कई प्रकार के और इशू है, तो वो इंटरपर्सनल में आएंगे, उसको हम पेयर कर पाएंगे। प्रॉब्लम कैन बी इमोशनल और द सोशल इन द नेचर, इमोशनल का मतलब हुआ इंटरनल और सोशल का मतलब हुआ कि जहाँ पर इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट हो, सोशल जैसे कि वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट है और कई प्रकार की जो डिफरेंट कन्फ्लिक्ट हो सकती है। सो वी विल पेयर विद द फर्स्ट। नाउ यू कैन सी द ऑप्शन, अभी ऑप्शन आपका एलिमिनेट करना भी सीखना होगा। जैसे अगर आपके दो ऑप्शन निकल के आ गए तो आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। द फर्स्ट पेयर विद द थर्ड, तो पहला केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ पर ए थर्ड के साथ पेयर है, तो बाकी के ऑप्शन तो आपके वैसे भी एलिमिनेट हो गए हैं, तो अगर आप नहीं देखोगे तो भी चलेगा, सो दैट यू कैन सेव द टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो पूरा डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आप एग्जाम में जब भी सॉल्व करो आपको अगर आता भी है तो भी पूरा नहीं सॉल्व करना। अगर आपका पहला पढ़ने से समझ में आ रहा है कि इसका ये आंसर हो सकता है, बाकी ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चैनलाइजिंग एनर्जी पॉजिटिवली, इसका मतलब होता है कि सोशल केस वर्क में हम हेल्प करते हैं, इंडिविजुअल को मदद करते हैं सो दैट कि उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो क्षमता है, उसका जो पोटेंशियल है वो उसको यूटिलाइज कर पाए, तो ये फोर्थ के साथ पेयर हो जाएगा। इक्वल राइट टू प्रोग्रेस, ये आपका सेकंड के साथ पेयर हो जाएगा, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देना विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो ये सेकंड के साथ पेयर हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सो एजम्पशंस को लेकर के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में फ्यूचर में, जून में हमारे एग्जाम के, तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और कुछ नया क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि जो सोशल केस वर्क एजम्पशंस हम पढ़ते हैं दोनों मैंने डिस्कस किए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ से बनाए हुए हैं। क्या आंसर हो सकता है? फर्स्ट वाला सर। एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक बट आल्सो शेयर कॉमन ह्यूमन नीड, बिल्कुल कॉमन ह्यूमन नीड्स हो सकती हैं जो कि सभी की होती हैं। बेसिक नीड ह्यूमन जो मैंने बताया था आपको, रोटी कपड़ा और मकान, या सिंपल कुछ भी बोल सकते हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी एक प्रॉब्लम सभी की है। तो ये आपका दूसरा है सोशल वर्क फोकस ओनली ऑन द साइकोलॉजिकल, ऐसा नहीं, साइकोलॉजिकल और सोशल कई प्रकार की प्रॉब्लम्स पे फोकस करता है। चेंज इन इंडिविजुअल्स इज नॉट पॉसिबल, इसमें अगर देखिए ये लिखा होता है ना सोशल वर्क फोकस ऑन साइकोलॉजिकल इश्यूज, तो ये करेक्ट हो जाता। अब चूंकि यहाँ पर ओनली लगा दिया, इसका मतलब केवल साइकोलॉजिकल इशू पर फोकस करता है, तो ऐसा नहीं, बाकी के भी जो इशू है सोशल इश्यूज़ हैं उसको भी टैकल करता है सोशल केस वर्क, इसलिए ये गलत हो गया। चेंज इन इंडिविजुअल्स इज़ नॉट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, हमने डिस्कस किया है कि बदलाव बिल्कुल पॉसिबल है। नेक्स्ट है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग इंडिविजुअल्स, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस, वही होती हैं जैसे कि फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशंस है,
बाकी के जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन हैं वो सभी के सभी जिम्मेदार होते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडिविजुअल को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो ये भी गलत है, पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सोसाइटी हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू, समाज की क्या जिम्मेदारी होती है, क्या दायित्व होता है, ये एज पर द जिम्सन्स। सबसे लास्ट वाला जो एजम्पशन था हम डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि ये समाज सोसाइटी की जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है कि उन लोगों को असिस्ट करे जो मार्जिनलाइज हैं, ओके, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास मीन्स नहीं है, तरीके नहीं है अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के, तो उनको थ्रू दी एजुकेशन, थ्रू दी प्रोग्राम, पॉलिसी और किसी रूप में उनको मदद करना, हेल्प करना, सो दैट वी कैन प्रमोट एज ए सोशल वर्कर इंक्लूसिविटी और सोशल जस्टिस। फोकस ओनली ऑन द इकोनॉमिक वेलबींग, बिल्कुल नहीं, ओनली नहीं, सोशल वेलबींग भी हो सकता है, तो ये गलत हो गया। सेल्फ रिलायंस प्रमोट करना विदाउट बाहरी सपोर्ट की, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, बाहरी सपोर्ट भी दे सकते हैं। इनकरेज कंपटीशन रादर देन दी सोशल वेलफेयर, देखिए सोशल वेलफेयर भी ज़रूरी है ना, कंपटीशन तो ठीक है, बट हमारा फोकस केवल जो है कंपटीशन नहीं होता है, जैसे सोशल वेलफेयर, हम सोशल वेलफेयर के माध्यम से मदद करते हैं, तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। सपोर्ट इंडिविजुअल्स हु लैक द मीन्स, जिनके पास मीन्स नहीं है, तरीके नहीं है अपने आप को, अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करने का, तो उनको मीन्स प्रोवाइड कराना। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू मैरी रिचमंड सोशल केस वर्क प्राइमरली फोकस ऑन, मैरी रिचमंड की जो डेफिनेशन है सोशल वर्क की, उन्होंने बताया कि ये प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे, थ्रू दी सोशल एडजस्टमेंट। तो क्या आंसर हो सकता है, अ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी थ्रू दी सोशल एडजस्टमेंट, ये करेक्ट है। दूसरा लिखा है द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, तो ये उसमें बात नहीं की उन्होंने। मैक्रो लेवल पॉलिसी इंटरवेंशन नहीं है, स्ट्रेटेजिकल एनालिसिस भी नहीं है, तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अल्टीमेट गोल ऑफ सोशल केस वर्क एज पर दी ग्रेस मैथ्यू एजम्पशंस। अल्टीमेट गोल यही होता है सोशल केस वर्क का कि सोसाइटी को और इंडिविजुअल को इंटीग्रेट करना, इंश्योर करना कि उनके बीच में जो रिलेशन है वो हार्मोनस रहे, समाज के बीच में और इंडिविजुअल्स के बीच में, तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये 7 क्वेश्चन ये हमारे इस टॉपिक से थे, फिलोसफिकल एजम्पशंस एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल केस वर्क। आई होप क्लियर होगा, किसी को डाउट तो नहीं इसमें, इस टॉपिक में? नो सर। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको कवर करेंगे। बाकी आप लोग जो नोट्स उसमें है उसको पढ़ते रहिए और जो टाइम टेबल दिया है उसको फॉलो करिए।